नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, यदि खबरों के पीछे के आप नियमित दर्शक हैं तो आपको पता है कि अभी श्रृंखला चल रही है आईपीएस किशोर कुणाल की, और यह श्रृंखला खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 254 से शुरू हुई है और आज है एपिसोड नंबर 277। तो देखिए, कुछ कहानियों की ओर हमारा ध्यान किशोर कुणाल के पुराने जानने वाले भी आकृष्ट ला रहे हैं। हमारे दर्शक कह रहे हैं कि उन कहानियों को समाप्त किए बगैर आप आगे मत हटिए। तो देखिए, आज जो कहानी आपको सुनानी है वह कहानी है जब किशोर कुणाल पटना के सीनियर एसपी थे, मतलब 1983 और 1984 की। तो इस कहानी में प्रसंग आता है एक रात का, और रात के समय 12 बजे का। किशोर कुणाल अपने बंगले पर लौटते हैं, मतलब पटना सीनियर एसपी की कोठी पर। उनके हाथ में सूजन है, दर्द है। बर्फ मलकर, मतलब बर्फ की मालिश कर वे सूजन और दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का फोन आता है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का फोन जब आता है तो वे स्वयं फोन उठा लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि मुख्यमंत्री का फोन है, लेकिन यह संयोग है कि वे फोन स्वयं उठाते हैं। मुख्यमंत्री पूछते हैं कि इतनी रात को आप जगे हुए हैं? तो किशोर कुणाल कहते हैं, हाँ जगा हुआ हूं, अभी तो लौटा हूं, बस वर्दी बदली है और हाथ में बर्फ की मालिश कर रहा हूं, चोट लगी है। मुख्यमंत्री पूछते हैं कि आपको चोट कैसे लग गई? किशोर कुणाल कहते हैं, अभी कुछ अपराधियों की पिटाई करा रहा हूं, मैं सामान्य कदकाठी का आदमी हूं, तो अपराधियों की जितनी पिटाई करता हूं उस पिटाई के चक्कर में मेरा हाथ भी सूज जाता है और दर्द होने लगता है, क्योंकि मेरी कदकाठी इतनी तगड़ी नहीं है कि सब कुछ सह ले। तो खैर, ये प्रसंग है, लेकिन इस प्रसंग की शुरुआत कैसे होती है, इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है, इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए, जब किशोर कुणाल को पटना का सीनियर एसपी बनाया गया था तो यह टास्क दिया गया था कि पटना में जितना अपराध है उसे आपको नियंत्रित करना है। पटना का शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही आतंक से सहमा हुआ था। तो किशोर कुणाल ने अगला 1 महीना पदभार ग्रहण करने की तारीख से पटना शहर को शांत करने के लिए लिया था और अगला 1 महीना पटना के ग्रामीण इलाकों को शांत करने के लिए लिया था। तो पटना शहर में शांति आ गई थी। आपने सुना ही, जो पटना का उस जमाने का सबसे बड़ा गैंगस्टर था राजन, जिसे जक्कनपुर में पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था बहन की शादी के दिन। इसके बाद तो पटना के जितने बड़े अपराधी थे वे भाग ही खड़े हुए थे। तो अब किशोर कुणाल को मूव करना था पटना के ग्रामीण इलाकों की ओर, जहां अपराध ठीक ठाक था। और यदि हम ग्रामीण इलाकों की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही थी मसौरी अनुमंडल में, मसौरी सब डिवीजन में। और यहां लड़ाई थी नक्सलियों के बीच और भूस्वामियों के बीच, नक्सलियों के बीच और जमींदारों के बीच, किसानों के बीच। पिछले कुछ महीनों में यहां 65 हत्याएं हुई थी। 6 महीने में 65 मर्डर्स हुए थे। तो यह बड़ा चैलेंज था। और जब किशोर कुणाल ने समीक्षा की मसौरी अनुमंडल में होने वाले क्राइम की, तो उन्होंने पाया कि जो मैक्सिमम मर्डर्स हैं वे गरीब लोगों के मर्डर हैं। मतलब इनकी लड़ाई उनकी लड़ाई में गरीब मारे जा रहे हैं। तो किशोर कुणाल ने समझा कि देखिए, ये जो लड़ाई है और ये हत्याओं का जो खूनी खेल है, यह लोगों के विश्वास को जीते बगैर नहीं खत्म किया जा सकता है। तो किशोर कुणाल ने एक अलग किस्म का प्लान ही तैयार किया। किशोर कुणाल ने प्लान यह तैयार किया कि हम मसौरी अनुमंडल के, मसौरी सब डिवीजन के प्रत्येक गांव की पदयात्रा करेंगे, मतलब पैदल जाएंगे। देखिए, कोई आईपीएस ऐसा नहीं करता है। हम उन्हीं गांवों में रहेंगे, कभी मजदूर के घर, कभी किसान के घर, उन्हीं के यहां खाना खाएंगे, बस सुबह में 2 घंटे के लिए। क्योंकि किशोर कुणाल भगवान के अनन्य भक्त हैं। वे सुबह में जब तक भगवान शंकर पर वे अपने साथ स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं और जब तक जलाभिषेक न कर दे वे अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो सुबह के 2 घंटों के अलावा वे
किसानों और मजदूरों के बीच ही अपना समय व्यतीत करेंगे, उनके साथ वार्ता करेंगे, समस्याओं को समझेंगे। और किशोर कुणाल का यह फैसला और भी ज्यादा बड़ा था कि उनके साथ पुलिस का बड़ा लाव लश्कर नहीं होगा। जबकि तब के हालात ऐसे थे कि मसौढ़ी में जिस तरीके से जमींदारों और नक्सलियों के बीच में, किसानों और नक्सलियों के बीच में लड़ाई हो रही थी, सामान्य पुलिस वाले, सामान्य थाना वाले आसानी से गश्ती नहीं लगा पाते थे। तो भय का ऐसा माहौल था। तो किशोर कुणाल ने पदयात्रा शुरू कर दी, लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया, उन परिवारों से मिले जिनके परिवार में खून हुए थे, मर्डर हुआ था, और उन समूहों से मिले जो इसमें शामिल था। किशोर कुणाल ने कहा कि देखिए, आपकी जो समस्या है कि प्रशासन नहीं सुनता है, सरकार नहीं सुनती है, सभी को सुनना होगा। मैं मानता हूं कि बगैर सुने समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो जब किशोर कुणाल पदयात्रा करने लगे, गांव में रात गुजारने लगे, लोगों को भरोसा जगा कि कोई ऐसा आईपीएस आया है, कोई ऐसा सीनियर एसपी आया है जो मेरी बात सुनने को तैयार है। तो धीरे धीरे शांति का माहौल बनने लगा। किशोर कुणाल ने एक व्यवस्था की कि जिन 65 लोगों की हत्याएं पिछले 6 महीनों में हुई थी, उनमें से वैसे लोग जिनके लड़के मतलब जवान सिपाही बनने के लायक थे, उन्हें पुलिस की नौकरी दिला दी, और जिनके परिवार में सिपाही बनने वाले लोग नहीं थे, उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा दिलाया। स्वयं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने, मुख्यमंत्री ने आकर चेक प्रदान किया था। 20 सिपाही भर्ती किए गए थे जिनके परिवार में खून हुआ था। तो ये एक अलग तरीके से भरोसा पैदा करने का प्रयास था। तो ये चलता रहा। किशोर कुणाल कहते हैं कि 15 दिनों की पदयात्रा का असर हुआ, इसके बाद शांति हुई। दोनों पक्षों ने यह तय कर लिया कि अब खून खराबा नहीं करेंगे, मतलब खूनी खेल बंद हो गया। जो बात होगी वह, यदि कोई ज्यादती करेगा, कोई जुल्म करेगा तो शिकायत की जाएगी। प्रशासन का यह काम होगा कि वह उस पर सख्त कदम उठाए। तो किशोर कुणाल यह भी याद करते हैं कि अगले कुछ महीनों में कोई भी मर्डर नहीं हुआ। मसौढ़ी ने शांति देखी, लोगों ने रात को रत जगा करना बंद कर दिया, आना जाना सामान्य हो गया, भय का माहौल समाप्त होने लगा। लेकिन आगे एक ऐसी हत्या हुई जिसके बाद माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो गया। किशोर कुणाल कहते हैं कि कोई 10 महीने बाद, 10 महीने तक तो शांति रही। एमसीसी के एक मुखिया थे, जो एमसीसी माओवादी संगठन, वे रात को पटना से घर जा रहे थे ट्रेन से। तरेगना स्टेशन पर ट्रेन के भीतर ही उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जिस मुखिया जी की हत्या हुई एमसीसी के, उनके साथ 2 लड़के भी थे। तो ये 2 लड़के बच गए थे। ये दोनों लड़के हत्यारों को देखे थे, और हत्यारों को देखे थे तो साजिशकर्ता की पहचान भी कर लिए थे। जाहिर तौर पर ये भूमि सेना वाले थे, लैंडलॉर्ड थे। तो ये जो 2 लड़के बच गए, जिंदा बच गए, मुखिया जी की तो हत्या ही हो गई। तो इन दोनों लड़कों ने घर जाने के बजाय अब स्टेशन से रात को ही दूसरी ट्रेन पकड़ ली जो पटना आ रही थी। तो दोनों लड़के पटना पहुंचे। पटना जंक्शन से पैदल सीनियर एसपी के बंगले पर पहुंच गए, मतलब रात को 2 बजे। किशोर कुणाल याद करते हैं कि रात को 2 बजे ही उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने अपने बंगले पर तैनात तमाम पुलिस वालों को यह ताकीद कर रखा था कि रात के पहर में भी समय का ध्यान मत रखिए। यदि कोई व्यक्ति इमरजेंसी में आता है, बहुत परेशान है, बहुत जरूरी सूचना है, तो मुझे रात को ही जगाया जाएगा और मैं रात को ही उनसे मुलाकात करूंगा। तो ये दोनों जो हत्याकांड के साक्षी थे, किस बदहवास अवस्था में पहुंचे होंगे आप समझ सकते हैं। जब सीनियर एसपी के बंगले पर पहुंचे, सीनियर एसपी किशोर कुणाल सो रहे थे, उन्हें जगाया गया। अब किशोर कुणाल ने सभी बातें सुनी। किशोर कुणाल का मन तो सशंकित हो गया कि ये क्या हुआ। 10 महीने से जो शांति थी, वह शांति तो अब रहेगी नहीं। इस हत्या का बदला
एमसीसी लेगा, वह भूमि सेना के लोगों को मारेगा, फिर बदले में भूमि सेना के लोग गोली चलाएंगे। तो हमने जो 15 दिनों की पदयात्रा की, इतना प्रयास किया, सब पर पानी फिर जाएगा। किशोर कुणाल ने दोनों युवकों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त की, क्योंकि किशोर कुणाल के पास एकमात्र ऑप्शन यह था कि हत्या तो हो चुकी है, अब हत्यारों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो कि एमसीसी वालों को भरोसा हो कि पुलिस ने कार्रवाई की है, मुझे कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। तो किशोर कुणाल ने दोनों युवकों से हत्या की आंखों देखी जानी, हत्या में शामिल अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और साजिशकर्ताओं के नाम जाने। किशोर कुणाल की जिंदगी पर आधारित पुस्तक दमन तक्षकों का, उसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि किशोर कुणाल ने रात को फैसला किया कि ये दोनों युवक अब सुबह सिपाही के साथ थाना जाएंगे, एफआईआर दर्ज होगी। तो जब सुबह हुई तो दोनों युवकों को सिपाही के साथ थाना भेज दिया गया और हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। मतलब समझिए, आगे कहानी को ठीक से समझने के लिए, कि हत्या की सूचना सबसे पहले सीनियर एसपी के पास पहुंची थी, तो एफआईआर दर्ज हो गई। इसके बाद हत्यारों को पकड़ने के लिए किशोर कुणाल ने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसे एसआईटी कहते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। किशोर कुणाल याद करते हैं कि जितने भी आरोपी थे, जितने हत्यारे थे, उन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई। इसके साथ ही हत्या की साजिश में भूमि सेना के जो स्वयंभू नेता बने हुए थे और जिन्होंने इस हत्या को अंजाम देने का निर्देश दिया था, उन्हें भी यहां से वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस की चौतरफा कार्रवाई हुई। एमसीसी वालों को भरोसा हुआ कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो इसके बाद जो अभियुक्त पकड़े गए थे, जो आरोपी पकड़े गए थे, उन्हें पटना के पीरबहोर थाने में लाने का निर्देश किशोर कुणाल ने दिया। किशोर कुणाल याद करते हैं कि रात को वे स्वयं पूछताछ के लिए पीरबहोर थाने पहुंचे और इसी पूछताछ में उन्होंने अभियुक्तों की पिटाई की। पिटाई हल्की गहरी, इस पर विवाद है, लेकिन किशोर कुणाल ने पिटाई की। किशोर कुणाल इस बात को स्वयं कबूलते हैं। किशोर कुणाल कहते हैं कि देखिए, जब पूछताछ करनी होती है तो कई अभियुक्त इतने जिद्दी होते हैं कि बगैर पिटाई के वे मानते नहीं हैं। किशोर कुणाल का एक और नियम था कि जिस अभियुक्त की हम पिटाई करेंगे, उस अभियुक्त की पिटाई कोई दूसरा पुलिस वाला नहीं करेगा। क्योंकि होता ऐसा है कि जब सीनियर एसपी और एसपी लेवल के अधिकारी किसी को पीटने लगते हैं, तो बाद में यदि अधीनस्थ को, मतलब दरोगा को, इंस्पेक्टर को, डीएसपी को यह आजादी दे दी जाए कि वह इसे और पीटे, तो वह इतनी सख्त पिटाई करता है कि अभियुक्त की मौत भी हो सकती है। तो किशोर कुणाल ने यह नियम बना रखा था कि जिसे हम पीटेंगे उसे दूसरा कोई नहीं पीटेगा। अब देखिए, यही बात आती है कि पीटने के लिए तो किशोर कुणाल पीटते थे, लेकिन शरीर से बिल्कुल दुबले पतले, कदकाठी से बिल्कुल सामान्य। जब वे लाठियां भांजते थे, उनके हाथों में सूजन आ जाता था और हाथ दर्द करने लगता था। तो पिटाई कर पीरबहोर थाने की हाजत में किशोर कुणाल अपने बंगले पर लौटे थे और रात के 12 बजे थे। तभी मुख्यमंत्री का फोन आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा, आपने पिटाई की है। पहले तो वे जगह होने पर ही आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन किशोर कुणाल ने पूरी बात बता दी कि देखिए, पीरबहोर थाने से लौट रहा हूं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, हमने पिटाई की, दर्द मुझे भी हो रहा है, इसलिए हाथ पर बर्फ की मालिश कर रहा हूं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि मेरे पास एक शिकायत पहुंची है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप खुद थे और आप स्वयं कबूल कर रहे हैं तो इस शिकायत का मतलब नहीं रह जाता है। किशोर कुणाल पूछते हैं कि शिकायत क्या है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं कि देखिए, पार्टी के अध्यक्ष हैं, मंत्री भी हैं और जो भूमि सेना का गढ़ वाला इलाका है वहां से एमएलए भी हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि पटना पुलिस ने शहर के तमाम संभ्रांत लोगों को, वे अपने समर्थकों के बारे में कह रहे होंगे, भूमि सेना के बारे में कह रहे होंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पीरबहोर थाने में गंभीर यातना, मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, यातना दी जा रही है। किशोर कुणाल ने फिर स्पष्ट किया कि देखिए, यातना देने की बात नहीं है, टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। हां, जरूरी जानकारी उगलवाने के लिए पिटाई की गई है, इस बात से मैं सहमत हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं
कि चलिए यदि आप वहां मौजूद थे तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन कल दिन में आकर आप 12:30 बजे मुझसे दफ्तर में मिलिए। तो किशोर कुणाल को इस बात का हुक्म बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र देते हैं कि अगले दिन आपको मुझसे दफ्तर में मिलना है। मुख्यमंत्री का हुक्म है। अगले दिन किशोर कुणाल तय समय पर पहुंचते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा फिर से इसी राग को अलापते हैं। किशोर कुणाल कहते हैं कि देखिए, फैसला मुझे यह करना है कि मसौरी को शांत रखना है कि नहीं रखना है, पटना के ग्रामीण इलाकों में शांति बहाल रखनी है कि नहीं रखनी है। देखिए, यह हत्या एमसीसी के मुखिया की हत्या 10 महीने के बाद हुई। 10 महीने के पहले के 6 महीनों में 65 हत्याएं हुई थी, और अब जब 10 महीने के बाद हत्या हुई है, पुलिस खामोश बैठी रहेगी तो बदला एमसीसी वाले लेंगे, और जब एमसीसी वाले बदला लेंगे, उन्हें बदला लेने की छूट दी जाएगी, तो फिर भूमि सेना वाले कार्रवाई करेंगे। तो वही गैंगवार, वही खूनी दंगल फिर से शुरू हो जाएगा जो 10 महीने पहले हुआ करता था। इसलिए शासकीय और प्रशासकीय निर्णय तो अभी लेना होगा कि कार्रवाई हम करेंगे कि एमसीसी और भूमि सेना को आपस में खून बहाने की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा सहमत हो गए कि आप जो कह रहे हैं वह ठीक कह रहे हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करें। किशोर कुणाल को लगा कि मुझे तो अनुमति सहमति मिल गई। किशोर कुणाल ने हत्याकांड में शामिल तमाम लोगों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए, लेकिन इसके आगे जो हुआ वो किशोर कुणाल को दंग कर गया। इसके आगे क्या हुआ? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हत्या की पहली सूचना किशोर कुणाल के पास ही पहुंची थी। हत्या के गवाह किशोर कुणाल के पास ही पहुंचे थे, और हत्यारे व साजिशकर्ताओं के नाम सबसे पहले किशोर कुणाल ने ही अपनी डायरी में रात को 2 बजे नोट किए थे। पर खेल क्या क्या होता है पुलिस महकमे के भीतर। हुआ यह कि सीनियर एसपी अपने निष्कर्ष पर सुपरविजन नोट पर पहुंचते, इसके पहले ही एडिशनल एसपी रूरल, मतलब जो ग्रामीण इलाके के एडिशनल एसपी थे, उन्होंने एक सुपरविजन नोट दे दिया जिसमें हत्या में शामिल जो लोग थे और साजिश करता थे, जिनके नाम सीनियर एसपी किशोर कुणाल को बताए गए थे, वे सभी के सभी आरोप मुक्त किए जा रहे थे। मतलब पैरवी और पैसा दोनों काम कर गया था। एडिशनल एसपी रूरल के नोट को देखकर किशोर कुणाल का परेशान हो जाना स्वाभाविक था। उन्होंने ओवर रूल किया, नहीं, ये नहीं हो सकता। जो जानकारी हमने प्राप्त की है, पहली जानकारी और फिर घटना स्थल पर जाकर तमाम जानकारी, उसके आधार पर जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम आए हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट तो होगा। तो उन्होंने सुबह सुबह थाने में फोन बुक कराया और कहा, उस समय फोन बुक होता था, पटना से मसौरी सीधे टेलीफोन पर बातचीत नहीं होती थी। 1983 की बात हो रही है, 84 की बात हो रही है। और थानेदार को कहा कि देखिए, जो हम सुपरविजन नोट तैयार कर रहे हैं उसी आधार पर चार्जशीट दायर की जाएगी। किशोर कुणाल कहते हैं कि हमने अपना सुपरविजन नोट तैयार कर लिया। हमारा सुपरविजन नोट भी और एडिशनल एसपी रूरल का सुपरविजन नोट भी दोनों कंट्राडिक्टरी था। एडिशनल एसपी रूरल ने तो सुपरविजन नोट पैरवी और पैसा के आधार पर तैयार किया था। दोनों सुपरविजन नोट डीआईजी के पास पहुंचता है। 4 दिनों के बाद वे यह देखकर दंग रह जाते हैं कि डीआईजी ने एडिशनल एसपी रूरल के सुपरविजन नोट को ही सत्य करा दिया है। मतलब मेरी सुपरविजन नोट को वे मानने को तैयार नहीं थे। तो मेरा गुस्सा भड़क जाता है। मुझे तिरुपति भी जाना होता है, किशोर कुणाल को तिरुपति जाना रहता है। तो किशोर कुणाल कहते हैं कि वे स्पेशल मैसेंजर से थाने को खबर भिजवाते हैं और थानेदार से बातचीत करते हैं। थानेदार को साफ साफ कहते हैं कि जो मैंने सुपरविजन नोट भेजा है, अभी डीआईजी साहब का सुपरविजन नोट आपके पास नहीं पहुंचा होगा, तो मेरे सुपरविजन नोट के आधार पर आप अगले 24 घंटे के भीतर चार्जशीट कोर्ट में जमा कर देंगे। जब मैं 3 दिन के बाद वापस पटना आऊंगा तो याद रखिएगा, आपसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपने कोताही की
तो फिर आप समझ लीजिएगा कि मेरा नाम किशोर कुणाल है। किशोर कुणाल इसके बाद तिरुपति चले जाते हैं। किशोर कुणाल जब 3 दिनों के बाद लौटते हैं तो उन्हें इस बात से तसल्ली मिलती है कि थानेदार ने उनके कहे अनुसार कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया और इसकी रिसीविंग उनके मेज पर पड़ी हुई है। किशोर कुणाल कहते हैं कि देखिए, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो जिस मेहनत से हमने मसौरी में शांति स्थापित की थी वह मेहनत खत्म हो जाती और फिर वही दौर शुरू होता। तो ये वाकया है मसौरी में शांति स्थापित करने की कोशिश किशोर कुणाल की। यह कहानी हमारे कई दर्शकों ने सुनाने का अनुरोध किया था। किशोर कुणाल जब बदल कर गए तो हालात फिर से बिगड़े थे। खैर, उन कहानियों में कभी हम आगे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, मुझसे सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं या कोई भूल सुधार चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। एक बात का विशेष ख्याल रखें कि यदि आप कोई विशेष कहानी बताने को कह रहे हैं, सुनाने को कह रहे हैं, तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल और स्थान का पता है तो मुझे जरूर बताइए। कहानी को अपनी डायरी के पन्नों में तलाशने में मदद मिलेगी। रिसर्च टीम को भी कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति प्राप्त न कर लें। तो किशोर कुणाल श्रृंखला की अगली कहानी के साथ हम मिलते हैं कल रात 9 बजे। दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।